हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों को स्वर्गीय श्री बद्री सिंह बालिका इंटर कॉलेज की तरफ से हम क्लास 9th से लेकर के 12th तक सारे सब्जेक्टों की निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। इस कोरोना महामारी को देखते हुए आप घर पर ही बैठ करके ऑनलाइन क्लासों से अपनी तैयारी जारी रखें। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए संपर्क करिए। ये नंबर लिखा हुआ है 8076317021 या फिर 9919425442। इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और या फिर इसमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एरिया और सब्जेक्ट आप अपना नंबर मैसेज कर, सभी चीज़ों को निःशुल्क उपलब्ध है। चलिए आज हम आपको क्लास 10th का साइंस का चौथा लेसन का दूसरा पार्ट बताएंगे। पहले पार्ट में हमने आपको कुछ पेज नंबर वाइज प्रश्न बताए हैं, बाकी के जो रह गए हैं वो हम आपको अगले, ये सारा सिलेबस हम आपको जो दे रहे हैं सारा एनसीईआरटी बेस्ड पर है, जो आपकी किताबें विद्यालय में चलती है एनसीईआरटी पर वही है। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न हमारा क्या है। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। पेज नंबर 83 यानी 83 के प्रश्न उत्तर हम आपको बताएंगे। चौथा लेसन है कार्बन एवं उसके यौगिक। पहला प्रश्न इसमें, प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं। यानी प्रयोग द्वारा हम जो एल्कोहल होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं। जब हम एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं, तब सोडियम हाइड्रोजन यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है तो डालते हैं, तब एल्कोहल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्या करता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके CO2 गैस निकलता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। क्या इसमें जो CO2 गैस निकलती है वह चूने के पानी को दूधिया कर देती है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकारक क्या है। ऑक्सीकारक क्या है? वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने, ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीजन, इसी से समझ में आ जाता है, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं तथा किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी दूसरे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। आप पेज नंबर 85 यानी 85 के प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, क्या आप डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं है। कोई भी वीडियो आप देखिए, अंत तक जरूर देखिए। अगर आप थोड़ा सा देखते हैं ना तो उसमें लगता है कि ये चीज समझ में नहीं आ रही है, ये नहीं। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे ना तो सारे प्रश्नों के आंसर समझ में आ जाएंगे। जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको अगली वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उससे संपर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि यह कोई जल कठोर है अथवा नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है वो मृदुल एवं कठोर जल दोनों के साथ समान मात्रा में झाग उत्पन्न करता है, इसलिए नहीं बता सकते हैं कि जल कठोर है या मृदु। अगला प्रश्न है इसमें, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं या फिर ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़ते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है? बिना रगड़े क्यों नहीं साफ हो सकता? कितना अच्छा प्रश्न है, आप सभी करते होंगे, लेकिन पता नहीं है कि बिना रगड़े ऐसा क्यों हो जाता है। देखेंगे, जब कपड़े पर साबुन लगाया जाता है तो साबुन क्या होता है? तैलीय मैल के साथ यानी तेल मैल के साथ मिलकर मिसल बनाता है। क्या बनाता है? मिसल। जो मिसल कोलाइडी के रूप में बने रहते हैं। कपड़े को रगड़ने और पीटने और पत्थर पर मारने से
साबुन कपड़े में समान रूप से फैल जाता है, जिससे मिसल बनने में आसानी होती है। मिसल का मतलब होता है जो झाग निकलता है कपड़े धोने के बाद, वो मिसल है। तो यानी जब हम पटकते हैं, तेजी से धुलते हैं, तो उसमें साबुन अच्छी तरीके से कपड़ों में फैल जाती है, जिसके कारण वो मिसल बन जाता है और कपड़े साफ हो जाते हैं, जिससे हम मिसल बनाने में आसानी होती है, ताकि कपड़े में लगे दाग या मिसल यानी मैल के रूप में आसानी से अलग हो जाता है और कपड़ा साफ हो जाता है। अगले प्रश्न देखते हैं। अब अभ्यास के प्रश्नोत्तर हम आपको बताएंगे। अभ्यास में पहले 2-4 विकल्प ही होते हैं, देखेंगे। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें यानी कौन सा सही संयोजक बंध होगा? 7 सह संयोजक आबंध है, कौन सा? 7। प्रश्न नंबर 2 इसमें ब्यूटेनोन यानी चर्त कार्बन यौगिक जिसका प्रकार्यात्मक समूह है वह कौन सा है? वह कीटोन समूह है, कौन सा है? कीटोन। अगला, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। क्या है? अगर बर्तन की तली काली पड़ रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, 4था नंबर। इसमें पूछ रहा है CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। CH4 यानी मेथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। क्या है? मेथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन मेथेन का आणविक सूत्र है, लेकिन जब मेथेन में से एक हाइड्रोजन को क्लोरीन द्वारा विस्थापित किया जाता है, किसके द्वारा? एक हाइड्रोजन को क्लोरीन के द्वारा विस्थापित किया जाता है, तो वह क्या हो जाता है? क्लोरोमीथेन हो जाता है। क्या प्राप्त होता है उससे? क्लोरोमीथेन प्राप्त होता है। यहाँ कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के? 3 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर करके कितने बंध बनाते? 3 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके कितने बंध बनाते हैं? 3 बंध बनाते हैं, जिससे कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ बंध बनाकर अपना कोष पूरा करता है। जो रह जाता है वह क्या किसके साथ बनाता है? क्लोरीन के साथ। ये हाइड्रोजन के 3 बंध है, कार्बन किसके साथ है? हाइड्रोजन के 3 बंध, और जो चौथा बंध है वह क्लोरीन से क्रिया करके अपना चौथा बंध अपना पूरा कोष पूरा करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब इसमें 5वां प्रश्न पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। क्या बनाना है इनकी? इलेक्ट्रॉनिक बिंदु एथेनॉइक अम्ल की, H2S, प्रोपेनॉन, F2। ये हमने एक वीडियो बोर्ड के माध्यम से बनाया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना का हमने पहले भी बताया है, एक बोर्ड के माध्यम से अपने वीडियो बनाया हुआ है, जिसको अच्छे तरीके से कि कहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, आप वो वीडियो देख लेंगे, जिससे आपको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाना बिल्कुल आसान लगेगा। इसलिए हम थोड़ा बहुत इसमें समझा दे रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने बोर्ड में वो पहले से बना दिया है। इसमें पहला क्या पूछ रहा है? एथेनॉइक अम्ल का। एथेनॉइक अम्ल के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है ये, और दूसरा है H2S का, और तीसरा है प्रोपेनॉन की। क्या है? प्रोपेनॉन यानी प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन वाला, हमने बताया था इसमें कितने कार्बन है? 3। ये प्रोपेनॉन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। और F2 फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन F कितने हैं यहाँ पे? 2 है। F2 लिखा है, इसलिए यहाँ पे कितने बार F लिखा गया है? 2 बार लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे? 2, तो यहाँ पे 2 लिखे गए। आपको ये बोर्ड के माध्यम से जब पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक वीडियो बना हुआ है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना का, कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक बिंदु रखे जाते हैं या बनाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे, समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। यौगिक की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह को प्रतिस्थापित करने की विधि को क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहेंगे? समजातीय श्रेणी कहते हैं। यौगिक की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन परमाणु को, यानी हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह में जब प्रतिस्थापित करने की विधि होती है, वह समजातीय श्रेणी कहते हैं।
जैसे CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH आदि। अल्कोहल की समजातीय श्रेणी है। क्या हाइड्रोजन को एक ही प्रकारात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया गया है, जिससे क्या कहलाएगा, जैसे कि यहाँ पे अल्कोहल में OH 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 लगातार रखा गया, यानी एक ही क्रम में लगाया गया है, तो वह ये किस श्रेणी का हो गया, समजातीय श्रेणी का हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनॉइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल में अंतर देखेंगे। एथेनॉल क्या है, इसमें शराब जैसे अल्कोहलिक गंध आती है, और एथेनॉइक अम्ल में सिरके जैसी गंध आती है। इसका स्वाद खट्टा नहीं होता। किसका, एथेनॉल का स्वाद खट्टा नहीं होता है, और एथेनॉइक अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। एथेनॉल जो होता है यह ज्वलनशील होता है, और एथेनॉइक अम्ल अज्वलनशील होता है। इसका क्वथनांक होता है 78.2 डिग्री सेल्सियस, और इसका होता है 118 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है, और है इसमें दो अंतर। यह लिटमस के प्रति उदासीन होता है। एथेनॉल क्या होता है, लिटमस के प्रति उदासीन होता है, और एथेनॉइक अम्ल लिटमस को लाल कर देता है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण तथा जल। अगला प्रश्न है हमारा 8वां नंबर, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। यह एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा। क्यों, जब हम साबुन या किसी भी अपमार्जक को पानी में मिलाते हैं तो इनके अणु परस्पर एकत्रित होकर क्या करते हैं, अणु परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों का रूप धारण कर लेते हैं। यानी जो फेना टाइप निकलता है आपका फेन, वो क्या हो जाता है, गुच्छे के रूप में धारण कर लेता है, जिसे हम मिसेल कहते हैं। इसमें एक लंबी हाइड्रोकार्बन की पूंछ एवं एक ऋणात्मक सिर होता है। इस मिसेल में पूंछें अंदर की ओर चिपकी रहती है। कहाँ होती है, अंदर की ओर चिपकी रहती है, एवं सिर बाहर की ओर इंगित करता है। इसलिए हाइड्रोकार्बन जल विरोधी तथा सिर जलरागी स्वभाव का होता है। नहीं, एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, ध्रुवीय विलायक नहीं है, इस कारण से उनमें मिसेल का निर्माण नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि अधिकांश कार्बन क्या होते हैं, जलाने पर हमें प्रचुर मात्रा में ताप एवं प्रकाश की प्राप्ति उत्पन्न करते हैं। अधिकांश कार्बन के यौगिक हैं जो हम जलाते हैं तो उसमें प्रचुर मात्रा में ताप एवं प्रकाश की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ताप एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ताप और प्रकाश के साथ क्या उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अतः कार्बन यौगिकों को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में, ईंधन के रूप में। अगला प्रश्न है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। जब हम कठोर जल में साबुन मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, साबुन। जब हम कठोर जल में साबुन मिलाते हैं तो साबुन मैग्नीशियम एवं कैल्शियम लवणों से अभिक्रिया करता है। किससे, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम लवणों से, जिससे मुश्किल से ही झाग उत्पन्न होता है। यह कुछ अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अघुलनशील पदार्थों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला को साबुन की जांच करें तो आपका प्रक्षेप क्या होगा। यदि हम साबुन में लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त क्षार होता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, जिसमें लंबी श्रृंखला युक्त क्षार पाया जाता है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला प्रश्न है 12वां नंबर, इसमें पूछ रहा है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या होगा। हाइड्रोजनीकरण का औद्योगिक उपयोग क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी इसमें बोर्ड पेपरों में आया भी था। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैलेडियम अथवा निकेल
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस गुजार कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यानी जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस गुजारते हैं, या हाइड्रोजन गैस गुजार कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की क्रिया को क्या कहेंगे? हाइड्रोजनीकरण कहेंगे। अतः वनस्पति घी को हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेलों का निर्माण किया जाता है। ये जो आर लिखे हैं यहाँ पे आप कोई उत्प्रेरक लिख सकते हैं, कोई पदार्थ, जैसे कि यहाँ पे, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पे निकेल उत्प्रेरक है। निकेल उत्प्रेरक या पैलेडियम अभी आपको यहाँ बताया भी है, लेकिन यहाँ पे क्या निर्माण हो जाता है? ये हाइड्रोजनीकरण क्या हो जाता है? हाइड्रोजनीकरण का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए हाइड्रोजन C2H6, C3H6, C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है? यानी ये जो दिए गए हैं इन सब में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संकलन अभिक्रिया होती है। किसमें? असंतृप्त। अब हमें इसमें देखना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हैं? C3H6 एवं C2H2, ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अतः इनमें ही संकलन अभिक्रिया उत्पन्न होती है, यानी संकलन अभिक्रिया होगी। अगला प्रश्न है हमारा, मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए परीक्षण बताइए। परीक्षण बताना है इसके लिए। मक्खन एवं संतृप्त हाइड्रोकार्बन जबकि खाद्य तेल एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इन दोनों में अंतर इस प्रकार का है, जब हम थोड़े से मक्खन को गर्म करके उसमें कुछ बूंदे ब्रोमीन जल की कुछ डालते हैं तो ब्रोमीन जल का रंग नहीं उड़ता है। क्या होता है? ब्रोमीन जल का रंग नहीं उड़ता है। उससे पता चलता है कि मक्खन क्या है? संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। जब ब्रोमीन जल का रंग नहीं उड़ता है उससे यही पता चलता है मक्खन एक क्या है? संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। अगला नंबर है, जब हम खाद्य तेल में ब्रोमीन जल डालकर हिलाते हैं तो कुछ समय बाद ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाता है। क्या हो जाता है? ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाता है। इससे पता चलता है कि खाद्य तेल संतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं। क्या है? खाद्य तेल असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं। खाद्य तेल जो होते हैं हमारे वो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब आपका लास्ट प्रश्न एक और बचा है इस लेसन का, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, साबुन की सफाई प्रक्रिया विधि। जब हम साबुन या किसी भी अपमार्जक को पानी में मिलाते हैं तो इनके अणु परस्पर में एकत्रित होकर गुच्छे का रूप ले लेते हैं। अभी हमने आपको ऊपर भी बताया, जब हम किसी भी कपड़े या किसी पानी में साबुन या अपमार्जक को डालते हैं तो उनके अणु परस्पर एकत्रित होकर के क्या करते हैं? गुच्छा, जो फेना इकट्ठा होता है वो गुच्छों के रूप में होता है, वो गुच्छों का रूप ले लेते हैं, धारण कर लेते हैं, जिसमें एक लंबी हाइड्रोकार्बन क्या होती है? जिसमें एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ एवं ऋणात्मक सिर होता है। सफाई क्रिया में हाइड्रोकार्बन की पूंछें तैलीय गंदगी से चिपक जाती हैं। जो हमारे कपड़ों में गंदगी तेल रूप लगा रहता है तो क्या होती है? चिपक जाती है। जब हम जल को हिलाते हैं तो तैलीय गंदगी ऊपर उठने का प्रयास करती है। जब हम जल को हिलाते हैं तो क्या करते हैं? वो तैलीय गंदगी जो कपड़ों में होती है तो वो ऊपर उठने का प्रयास करती हैं और यह छोटे छोटे टुकड़ों में वियोजित हो जाती हैं, जिससे यह पता चलता है कि वो इस प्रकार से दूसरे अपमार्जक के अणुओं को पूंछों के तेल से चिपकने का अवसर प्रदान करता है। अब इस विलयन में हम अनेक छोटी छोटी तेलीय गोलिकाएं, विलयन में छोटी छोटी तेलीय गोलिकाएं चारों तरफ अपमार्जक अणुओं की अपमार्जक अणुओं से घिर जाती हैं। क्या हो जाती हैं? चारों तरफ अपमार्जक जो साबुन या डिटर्जेंट पाउडर वगैरह होता है उसके अणुओं से घिर जाती हैं। तब एवं परस्पर संयुक्त होकर पुंज बनाने से वंचित रह जाती हैं। जिस प्रकार से साबुन की सफाई प्रक्रिया द्वारा वस्तु से तैलीय गंदगी को दूर किया जा सकता है या फिर दूर करते हैं। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।
ये चौथा लेसन का दूसरा पार्ट था और इसके जो एनसीईआरटी बेस्ड पर आपके प्रश्न उत्तर थे सभी के आंसर हमने 2 वीडियो के माध्यम से बता दिया। बाकी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।